हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। इस पेंडेमिक में स्वास्थ्य विभाग के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका पहला काम है पढ़ाई करना। तो चलिए, आपके काम को आगे बढ़ाते हुए आज अपने केमिस्ट्री के क्लास में हम, जैसा कि पिछले वीडियो में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया गया था, तो उनकी कुछ कमियां निकल के आई थी। मैक्सवेल ने उनकी कमियों को बताया था कि स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो एक डेनिश साइंटिस्ट थे नील बोर, डेनमार्क के रहने वाले थे, डेनिश साइंटिस्ट थे नील बोर। उन्होंने 1911 में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया था। 1913 में इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल शो किया और इसमें उन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक ये सफल भी रहे। यानी उनकी कमियों को दूर करने में ये काफ़ी हद तक सफल रहे, ऐसा कहा जा सकता है कि ये काफ़ी हद तक सफल। तो इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता ली। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की मदद से इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा कि पहली बात इन्होंने बताई कि electrons revolve around a nucleus. Electron revolve around a nucleus. Around a nucleus. In a circular orbit. सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। जिन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको ज़रूर देखें और क्रम से सभी वीडियोज़ को देखते रहें ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटे न और स्टार्ट से एंड तक आपकी केमिस्ट्री प्रिपेयर होती रहे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि वो इस पेंडेमिक के माहौल में इसका लाभ उठा सकें। तो इन्होंने और क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि 1 या 2 या 3 या 4 इतने ही ऑर्बिट संभव हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ढेर सारे ऑर्बिट संभव हैं। अनेक वृत्तीय कक्षाएं हो सकती हैं, अनेक जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी में नहीं होता। इलेक्ट्रॉन सभी में नहीं होता, वो निश्चित कक्षाओं में घूमता है और बिना ऊर्जा के उत्सर्जन के घूमता है। किसी भी तरह के एनर्जी को वो रेडिएट नहीं करता है, किसी भी तरह के एनर्जी के रेडिएशन से बचते हुए वो चारों तरफ घूमता है। मतलब देयर आर न्यूमेरस ऑर्बिट्स आर पॉसिबल around a nucleus. न्यूमरस ऑर्बिट्स प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए स्पेसिफिक ऑर्बिट
which has a certain energy, एनर्जी लेवल, एक सर्टेन एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में ही वो रिवॉल्व करता है। एंड डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी ड्यूरिंग रिवोल्यूशन के दौरान किसी तरह की एनर्जी को वो रेडिएट नहीं करता, किसी भी तरह की एनर्जी को वो बाहर नहीं निकालता है। और ये एनर्जी लेवल कैसे होते हैं इसके बारे में भी इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम, मतलब जिनमें पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर, h/2π मीन्स electron can only revolve in those orbits in which the electron gain angular momentum equal to the integral multiple of h/2π। ये कक्षाएं जो होती हैं, ये ऑर्बिट्स जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, एकदम सर्टेन होते हैं। इन ऑर्बिट्स में जो है ये निश्चित एनर्जी को कंटेन करते हैं, निश्चित होते हैं। और हम जानते हैं कि अगर हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू mv/r के बराबर होता है, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। r जो है रेडियस है उस ऑर्बिट का जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। देन हम लिख सकते हैं mv/r किसके बराबर है? अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर n है, तो सबके लिए अलग अलग एनर्जी लेवल होगी, यानी कि n, और ये n ऑर्बिट्स कैसा, जिसमें पहुंचने के बाद एंगुलर मोमेंट h/2π के बराबर हो जाए। वेयर जहां पे h जो है, h इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक का ये नियतांक है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.6260 into 10 is raised to the power -34 जूल सेकेंड, -34 जूल सेकेंड के बराबर होती है। h का वैल्यू ये निश्चित होता है।
प्लांक कांस्टेंट का ये वैल्यू। और n जो है ये ऑर्बिट का नंबर है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। तो जिसकी एनर्जी लेवल जो है इस ऑर्बिट की एनर्जी लेवल h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होती है और उतना ही एंगुलर मोमेंटम होता है, उसमें ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ऐसा नील बोर ने कहा। और n के लिए इन्होंने अलग अलग कक्षाओं को बताया। चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि n के वैल्यू के लिए इन्होंने क्या कहा। n को इन्होंने स्टेबल ऑर्बिटल कहा, स्टेबल ऑर्बिटल नंबर कहा, अस्थाई कक्षा कहा। और इन अस्थाई कक्षाओं को इन्होंने, ये पॉजिटिव जो है न्यूक्लियस हो गया हमारा, न्यूक्लियस के चारों तरफ इन्होंने इन कक्षाओं को K L M N आदि अक्षरों से प्रदर्शित किया। ये पहला है, इसको K कहा इन्होंने, ये दूसरा ऑर्बिट है, इसको L कहा इन्होंने, फिर तीसरा ऑर्बिट है, इसको M कहा इन्होंने, फिर चौथा ऑर्बिट है, इसको N कहा इन्होंने। तो इसी तरह के ऑर्बिट्स को इन्होंने बताया और कहा कि ये ऑर्बिट्स को, N जो है वो ऑर्बिट्स को शो करता है और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जर्व कर सकता है या फिर एनर्जी को वो रिलीज कर सकता है। दोनों कंडीशंस में क्या होता है, अगर एनर्जी को वो रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी, उसकी एनर्जी जब रिड्यूस होगी तो वो लोअर एंगुलर मोमेंटम वाले लेवल में पीछे की तरफ आ जाएगा। अगर वो एनर्जी को एब्जर्व करता है, मान लो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जर्व करता है, तो एनर्जी को अगर वो एब्जर्व करेगा तो उसकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, एब्जर्व एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन, तो वो बाहर की कक्षाओं में जंप करेगा। और अगर एनर्जी को वो एमिट करता है, बाहर निकालता है, तो उसकी एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाती है, एनर्जी एमिट कर रहा है बाय इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी अगर वो बाहर निकालेगा तो उसकी एनर्जी लेवल डिक्रीज होगी, फिर लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में वो एंटर करेगा। तो ये जंप कर सकता है। एनर्जी लेवल जब साधारण अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी लेवल को हम कहते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट में है, यानी जो है साधारण अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। फिर ग्राउंड स्टेट से जब ये एनर्जी को एब्जर्व करता है, एनर्जी को जब ये एब्जर्व करता है तो एक्साइटेड स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में ये नीचे वाली कक्षा में पड़ा रहता है, जैसे ही एनर्जी को ये एब्जर्व करता है वैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और जंप कर जाता है बाहर की कक्षा में, बाहर की कक्षा में जंप कर जाता है। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं नील बोर की परमाणु मॉडल के कुछ कोर्स, उसके बारे में जानें। तो जैसे हाइड्रोजन
लिथियम, बेरिलियम, इनके इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने और अधिक एनर्जी अगर मिले, मान लो हमने कहा कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट में आया, बाहर की कक्षा में आया, और अधिक एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो वो जंप करके बाहर भी निकल जाता है। उस समय क्या होता है, आयंस बन जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अगर निकला तो हाइड्रोजन आयन बनेगा। इसी तरह हमने लिथियम की बात की, लिथियम के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकले तो लिथियम का आयन बनेगा। इसी तरह अगर बेरिलियम का हमने लिया तो तीनों इलेक्ट्रॉन निकले तो बेरिलियम का आयन बनेगा। तो इन छोटे छोटे जिसमें कम इलेक्ट्रॉन थे, कम इलेक्ट्रॉन युक्त आयन जो थे, इनके स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति तो यहाँ और उसकी व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन तो इनके हेल्प से किया जा सका, लेकिन जो बड़े न्यूक्लियस आए उनका एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पाए। उनके स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन नील बोर के मॉडल से नहीं हो पाया। और जैसे जो हाई रिजल्विंग पावर इलेक्ट्रोस्कोप होता है उससे जब देखा गया तो ये पता चला कि जो लाइट स्पेक्ट्रम है, जो लाइट स्पेक्ट्रम है वो देखने में सिंगल जो है नजर आता है कि सिंगल लाइट स्पेक्ट्रम है, लेकिन जब बहुत ही हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो ये पाया गया कि वो जो सिंगल दिख रहा है वो सिंगल एक्चुअल में है नहीं। उस स्पेक्ट्रम में बहुत ही बारीक 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 बारीक, बहुत ही फाइन जो है स्ट्रक्चर्स, रेखाएं हैं जिनसे मिलके ये बना हुआ है। तो जो फाइन स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसको भी एक्सप्लेन नील बोर का मॉडल नहीं कर पाया। बाद में और एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो और एक्सपेरिमेंट्स में यह ज्ञात हुआ कि मान लो जो रेडिएशन बाहर निकलती है, जो रेडिएशन एक्सर्ट किया जाता है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो बंट जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो स्प्लिट हो जाती हैं। तो ये स्प्लिट क्यों होती हैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये कुछ कमियां रहीं नील बोर के मॉडल की। और अगले वीडियो में हम और आगे चलेंगे, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।